आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे तरल और दाब। पहले हम लोग तरल को समझ लेते हैं, फ्लूइड या लिक्विड। तरल क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। द्रव या तथा गैस दोनों ही तरल पदार्थ हैं। द्रव या गैस दोनों ही तरल पदार्थ हैं। गैसों की तुलना में बाह्य दाब के कारण ठोस अथवा द्रव के आयतन में परिवर्तन बहुत कम होता है। गैसों में आयतन परिवर्तन अधिक होता है और ठोस और द्रव में आयतन परिवर्तन बहुत कम होता है। अपरूपक बल से हम ठोस को विकृत रूप में लाते हैं, गैस और द्रव को भी विकृत रूप में लाते हैं, लेकिन जो अमाउंट है हमारा अपरूपक बल का वो ठोस की अपेक्षा लगभग 10 लाखवां भाग गैस और द्रव को विकृत करने में लगता है। तरल का दृढ़ता गुणांक कुछ भी नहीं होता है या बहुत कम होता है, लेकिन आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है। द्रव हमारा असंपीड्य होता है, आदर्श द्रव है तो हम उसको दबा नहीं सकते हैं, जबकि गैस हमारा संपीड्य होता है, गैस को दबाया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे दाब क्या होता है। दाब आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, P = F/A। प्रेशर क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और इस पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल क्या कहलाएगा, इस पृष्ठ का प्रेशर कहलाएगा, इस पृष्ठ का दाब कहलाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल है और यह क्या है, उस पर कार्यरत अभिलंबवत बल। दाब का मात्रक सिंपल सा है, F का मात्रक न्यूटन है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चूंकि दाब पर बहुत अधिक कार्य पास्कल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए दाब का एक और मात्रक है पास्कल। नेक्स्ट है आपका एक वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट वीडियो में या किसी दिन हम इस पर वीडियो बनाएंगे, सिर्फ एक वायुमंडलीय दाब होता क्या है। तो बस अभी आप इसको याद रखिए कितना होता है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, एक टार होता है 133 पास्कल होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर से एक टार बराबर होता है 133 पास्कल। नेक्स्ट है हमारा तरल स्तंभ के कारण दाब, अर्थात कोई तरल का स्तंभ, जैसे इस पूरे तरल के कारण इस पेंदी पर कितना दाब कार्य करेगा, इसे हमें ज्ञात करना है। यहां पर हम लोग चूंकि इस बर्तन में आपका द्रव है, हम बर्तन के अंदर ही कल्पना कर लेते हैं कि एक सिलेंड्रिकल पूरा द्रव का आपका ऑब्जेक्ट है। ये सिलेंडर नहीं रखा गया, सिलेंडर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कल्पना कीजिए कि यहाँ पे जो द्रव की संरचना है वो कैसी है, सिलेंडर जैसी संरचना है, बेलन जैसी संरचना है, जिसका हाइट h है, निचला पृष्ठ A है, ऊपर वाला पृष्ठ आपका B है। इस सिलेंडर के अंदर टोटल उपस्थित द्रव का मास m है, द्रव्यमान m है, और पूरा द्रव का भार mg है, और इस द्रव का घनत्व जो है ρ है, जो कि प्रत्येक स्थान पर एक समान है। अब हम लोग देखेंगे कि इस भार, इस सिलेंडर में उपस्थित पूरे द्रव के भार के कारण इसके पेंदी पर कार्य करने वाला बल कितना है, और दोनों पेंदियों का क्षेत्रफल हमारा क्या है, स्मॉल a है। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों इसको समझने के लिए। तो पेंदी पर भार mg के कारण कार्य करने वाला बल, तो P = F/A। P चूंकि बल किसके कारण है, mg के कारण है, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पेंदी का a हो जाएगा। अब हम लोग m के स्थान पर ये वैल्यू पुट किए हैं। यहाँ पे b क्या है आपका, पूरे बेलन का आयतन, और ρ क्या है, उसका घनत्व। कैसे आया बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व आपका द्रव का घनत्व हो गया,
द्रव्यमान, ये द्रव्यमान जो इस बेलन के अंदर द्रव है बटे उस बेलन का आयतन, तो यहाँ से m हो जाएगा रो v हो जाएगा, यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है v रो g बाई a। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा v आपका आयतन है, और आयतन बेलन का आयतन आप लोग जानते हो पाई आर स्क्वायर h होता है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या है, पेंदी का क्षेत्रफल है और ये h हो गया, अर्थात बेलन का जो आयतन होगा पेंदी का क्षेत्रफल इंटू हाइट, तो पेंदी का क्षेत्रफल इंटू हाइट रोजी हो गया। a और a ऊपर आपका ये क्षेत्रफल नीचे ये क्षेत्रफल कैंसिल हो गया और P इक्वल टू एच रो जी आ गया, जिसको आप लोग 10th में P इक्वल टू एच डी जी भी पढ़ते हो, तो सेम वही चीज है P इक्वल टू एच रो जी। ये एच हाइट के स्तंभ के कारण उसके पेंदी पर कार्य करने वाला दाब है, इसे एच हाइट के द्रव के कारण उसके पेंदी पर कार्य करने वाला दाब। अब जैसे हम इस पूरे हाइट के लिए ले लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए कैपिटल एच है, इस यहाँ पर दाब कितना होगा P इक्वल टू कैपिटल एच रो जी हो जाएगा। अब इस बिंदु पर कार्य करने वाला टोटल दाब, यदि हमें ये निकालना है इस बिंदु पर कार्य करने वाला कुल दाब कितना होगा, तो हम यहाँ पर वायुमंडल का भी दाब कार्य कर रहा है, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, और ये कैपिटल एच ऊंचाई के कारण कार्य करने वाला दाब, तो वायुमंडलीय दाब प्लस एच रो जी। तो हम जब कुल दाब ज्ञात करना होता है तो ये हाइट के कारण जो दाब है इसमें हम वायुमंडलीय दाब को जोड़ देते हैं। बच्चों आपको वीडियो कैसे लगा, जो बात न समझ में आई हो या वीडियो कैसे आपको लगा, ये सारी बातें हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।